नमस्कार दोस्तों, बच्चों, आइए तो आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन क्लास को करने वाले हैं जिसमें आपको एनसीईआरटी का जो की पॉइंट्स हैं, जो सार है, वो मैंने आपको निकाल कर देने का प्रयास किया है। तो इस क्लास में, इस कक्षा में जो हम लोग मूल रूप से बात करेंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित जितने भी उसका बेसिक फ्यूचर होंगे, बेसिक एस्पेक्ट्स होंगे, उन सभी पहलुओं को बहुत ही सारगर्भित तरीकों से, बहुत ही सरल भाषा में आपको पीपीटी के द्वारा सभी चीज़ों को, ताकि एनसीईआरटी का मूलभूत चीज आपको समझ में आ जाए। इसके बाद भी आई विल सजेस्ट यू कि यू गो रीड द बुक, क्योंकि आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी। मैं तो यहाँ पे आपको कुछ की पॉइंट है जो आपको दे दूंगा, लेकिन इसके अलावा भी आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि किताब पढ़ने से आपके अंदर कुछ मूल अवधारणाएं, कुछ मूल बातें, कुछ ठोस शब्द, कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ फैक्ट है जो आपके दिमाग में वो जगह लेता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो करा रहा हूँ ये पर्याप्त है। हाँ, इतना पर्याप्त तो जरूर है कि यदि एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आप मेंस और पीटी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बनाने के पोजीशन में होंगे, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी को पढ़ना है। जब एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आपके अंदर शब्दों का निर्माण होगा, जिससे कि आप मेंस में उत्तर लेखन बेहतर कर पाएंगे। तो यही चीज था जो एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, वो मूलभूत बातें थी। दूसरा बात है एनसीईआरटी कैसे पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है उसके लेकर मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहूंगा। तो कैसे में दो चार बिंदु हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस चीज को आप ध्यान से देखिए। पहली बात तो है कि एनसीईआरटी क्या है, व्हाट, क्या है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी यदि आप हिंदू हैं तो आपके लिए गीता है, यदि आप क्रिश्चियन हैं तो आपके लिए बाइबल है, और यदि आप इस्लाम हैं तो आपके लिए कुरान है। ये एनसीईआरटी के बारे में आप याद रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसा चीज है जहां से 25 to 30% यूपीएससी या स्टेट पीसीएस किसी तरह के भी एग्जामों में प्रश्न डायरेक्ट टैली करते हैं। तो सभी बातों का एक बात कि हिंदू है तो आप इसे गीता मानिए, आप क्रिश्चियन है तो इसे बाइबल मानिए, यदि आप इस्लाम है तो इसे कुरान मानिए। ये एनसीईआरटी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। दूसरी बात है हाउ, कैसे, मैं कैसे पढ़ूं। तो एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए आपको मैं 2-3 तरीके बताऊंगा। पहली बात, जब आप बुक उठाते हैं पढ़ने के लिए एनसीईआरटी, तो एक दफा आप उस बुक को रीड कीजिए। वहां पे कोई ना कॉपी हो ना कोई पेन हो, आपको सिर्फ और सिर्फ बुक को रीड करना है। आप सेकेंड पार्ट में जब पढ़ने जाते हैं तो आप अपने पास सिर्फ एक पेंसिल रखिए, जिससे कि पढ़ने के दौरान या आपको यदि लगे कि यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, तो उसको आप क्या कीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। समझ में आया बच्चों? आप यदि अंडरलाइन कर देंगे तो वो चीजें आपके दिमाग में जगह लेनी शुरू कर देगी। और तीसरी दफा जब एनसीईआरटी आप पढ़ने जाइए तो आप एक कॉपी रखिए, पेन रखिए, और वहां से जो इंपॉर्टेंट आपको लगे उस सार को निकाल लीजिए और एक संक्षिप्त नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए, जो आपके द्वारा निर्मित किया गया हो, आपके भाषा शैली में हो। आप उसे बेहतर समझ सकते हैं, आप वहां से भाषा शैली बेहतर लिख सकते हैं। तो हाउ, कैसे का मतलब ये। बाकी मुझे लगता है कि 2 ही चीज है जो एनसीईआरटी के पढ़ने के संदर्भ को लेकर जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए अपनी कक्षा को लेट लपेट ना करते हुए मैं अपने सभा को प्रारंभ करता हूं। इस सभा में आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि एनसीईआरटी है क्या, आखिर एनसीईआरटी क्यों पढ़ते हैं। तो आज जो एनसीईआरटी शुरू करने का प्लानिंग हुआ, वो प्लानिंग हुआ एनसीईआरटी हिस्ट्री से, और हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री से। ये संस्थान का भी नाम है मॉडर्न आईएएस, जहां पे 6 to 12 से लेकर आपको आईएएस पीसीएस बनाने तक की पढ़ाई होती है। आपको बहुत ही सारगर्भित तरीकों से याद होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर डायरेक्ट। तो मित्रों बने रहे, बहुत ही सारगर्भित तरीकों से मैं आज चीजों को बताने वाला हूं। ये रहा अपना पीपीटी।
सबसे पहले जब मैं इतिहास की बात करता हूं तो एक मूलभूत प्रश्न आता है सभी के सामने, और ये आना भी चाहिए, क्योंकि जब तक ये प्रश्न नहीं आएगा तो हिस्ट्री के क्रम में हम बढ़ेंगे वो उपयुक्त नहीं होगा। जब तक इस भाषा को नहीं समझ ले कि इतिहास है क्या, जब तक हम सिलेबस में एंट्री करने का कोई औचित्य बनता नहीं है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ इतिहास। इतिहास का मेन अर्थ क्या होता है? तो इसका मेन अर्थ होता है इति प्लस हास। इति का मतलब होता है ऐसा ही। इति का मतलब क्या होता है? ऐसा ही। और हास का मतलब हुआ होगा। यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो उत्तर निकल कर आता है ऐसा ही हुआ होगा, जो घट चुका है या बीत चुका है, मतलब ऐसा ही हुआ होगा। एज इट इज हैपेंड। एज इट इज हैपेंड मतलब कि ऐसा का ऐसा ही हुआ होगा, इतिहास का मतलब। उसके बाद चीजें बदलती है और भी चीजों को जानने के लिए तो प्रश्न उठा कि आखिर यूपीएससी वाले और स्टेट पीसीएस वाले इतिहास को अपने सिलेबस में शामिल किया, तो प्रश्न उठता है क्यों? इतिहास की स्टडी क्यों करना चाहिए? ये हेडिंग है जो आपको दिख रही होगी कि इतिहास की स्टडी क्यों। इतिहास मुझे क्या पढ़ना चाहिए? इतिहास क्या ज्ञान देती है? इतिहास पढ़कर अन्य देशों ने क्या हासिल किया है, अतः उसी के क्रम में हमें क्यों दोहराना चाहिए? तो इसका पहला पॉइंट है बच्चों, इतिहास की स्टडी क्यों करना चाहिए। तो पहला पॉइंट है अपने अतीत के बारे में जानने के लिए, यानी टू नो अबाउट आवर पास्ट, अपने अतीतों के बारे में जानने के लिए। उसके बाद अतीत के विध्वंसात्मकता व सृजनात्मकता निर्णयों के बारे में जानने के लिए, यानी टू नो अबाउट आवर पास्ट कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव डिसीजन ऑफ पास्ट, यानी अतीत में वह कौन सा निर्णय लिया गया था जो सृजनात्मकता को बढ़ाया, यानी कंस्ट्रक्टिविटी पॉजिटिविटी को बढ़ाया, और वह कौन सा निर्णय लिया गया था जो नकारात्मकता को बढ़ाया, डिस्ट्रक्टिविटी को बढ़ाया। क्या वैसा डिसीजन हम बार बार लेंगे जो नकारात्मकता को बढ़ावा देती है? तो उत्तर है नहीं। और जो डिसीजन सकारात्मकता को बढ़ावा देती है उसे हम बार बार लेंगे। तो इतिहासों से मूल रूप हम लोग यही सीखते हैं कि वो डिसीजन हमें बार बार लेना चाहिए जो देश को, जो समाज को बढ़ाने में एक ब्रॉड डायमेंशन देता हो, एक ब्रॉड मदद करता हो, ऐसा डिसीजन बार बार लेना चाहिए। तो इतिहास का स्टडी क्यों करना चाहिए उसका मैंने दूसरा पॉइंट बताया। तीसरा पॉइंट जो है वो ये कि बच्चों अपनी सभ्यता व संस्कृति के बारे में जानने के लिए। अपनी सभ्यता व संस्कृति, ये क्या बात है? आखिर हम लोग बहुत बोलते हैं कि हम लोग सभ्य लोग हैं, हम लोग बड़ों को आदरणीय कहते हैं, बड़ों को पैर छूते हैं, ये सभ्य होने की पहचान है। तो सभ्यता का मतलब क्या होता है और संस्कृति का मतलब क्या होता है? क्योंकि ये दोनों शब्दों को जानने के लिए भी हम लोग इतिहास का अध्ययन करते हैं, यानी कि टू नो अबाउट आवर पास्ट, टू नो अबाउट आवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी अपनी कल्चर की, अपनी सिविलाइजेशन की खासियत क्या थी, उसकी नकारात्मकता क्या थी, उसकी सकारात्मकता क्या थी, इन दोनों पहलुओं को तुलनात्मक अध्ययन करते हैं ताकि वहां से कुछ ऐसे बिंदु मिले। उसी क्रम में दो शब्द आए आपके सामने, एक शब्द आया सिविलाइजेशन और एक शब्द आया कल्चर। कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये दोनों में क्या अंतर है, ये बात को जानना बहुत जरूरी है। हम लोग बोलते तो है कि मेरा कल्चर बहुत अच्छा है, हम सभ्य हैं, हम सिविलाइज्ड हैं, तो सिविलाइज्ड का अर्थ क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। आप चिंता ना करें, आपको हर एक पॉइंट बहुत ही सार्वजनिक तरीकों से बताया जाएगा। अब हम लोग जान लेते हैं सिविलाइजेशन। ये आप देख रहे हैं हेडिंग बना हुआ है सिविलाइजेशन, मतलब सभ्यता। सभ्यता में हम लोग
वैसा ही चीज देखते हैं जो केवल भौतिक दृश्य हो, जो केवल क्या हो, भौतिक दृश्य हो। जैसे में ये बनी हुई दुनिया, इसकी भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं का मतलब क्या है, जैसे में दृश्य पहलू, स्टोन एज इसमें रखा जाता है। स्टोन एज क्या है आगे बात करने वाले बहुत डिटेल, लेकिन सिविलाइजेशन का मूल जो मंत्र है और मूल जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि ओनली फिजिकल विजुअल एस्पेक्ट्स। विजुअल का मतलब क्या, दृश्य देखना, यानी केवल भौतिक दृश्य को, भौतिक पहलू को ही हम सिविलाइजेशन के अंदर समाहित करते हैं। कोई दिक्कत, केवल भौतिक दृश्य को। जबकि इसका एग्जाम्पल है जैसे में स्टोन एज, स्टोन एज के साथ साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। स्टोन एज मतलब कि प्री हिस्ट्री, इसमें क्या थे, प्री हिस्ट्री में जो लिपि था वो नहीं था। लिपि का मतलब क्या, स्क्रिप्ट नहीं था, और जब लिपि ही नहीं है तो वहां पे लिटरेचर कैसे पढ़ा जाता, क्योंकि जब तक लिटरेचर नहीं पढ़ा जाएगा जब तक कि लिपि का अस्तित्व ना हो जाए। तो ये चीज आपको मैंने बता दिया, लिपि नहीं थे। इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको क्या देखना है, यहाँ का जो स्क्रिप्ट था वो लिपि था, वो तो था लेकिन भाव चित्रात्मक लिपि था। लिपि ऐसा था जिसे पढ़ा नहीं जा सकता था। वो लिपि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी, और दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखे जाने वाले लिपि को बुस्ट्रोफेदन की लिपि कहा जाता था। ये यूपीएससी में प्रश्न आया होगा, आपको ज्ञात होगा कि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखे जाने वाले लिपि को क्या कहते थे, द बुस्ट्रोफेदन की लिपि। यानी बुस्ट्रोफेदन एक पद्धति था जिस पद्धति में जो लोग स्क्रिप्ट लिखते थे वो बाएं से दाएं और दाएं से बाएं। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जब आगे बढ़ते हैं तो आपको और डिटेल ज्ञात होगी। एक यहाँ पे शब्द आता है सिविलाइजेशन, आपको समझ में आया, यानी सिविलाइजेशन में हम केवल भौतिक दृश्य को ही शामिल करेंगे, और भौतिक दृश्य कहता है जैसे में स्टोन एज, जैसे में प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में क्या थे, वहां पे लिपि का अभाव था, यानी स्क्रिप्ट नहीं थे। इतना बात याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, एक शब्द आया सिविलाइजेशन के पैरेलल, एक जो शब्द आया वो आया कल्चर। आखिर कल्चर क्या है, हम बहुत बोलते हैं अपनी सोसाइटी को लेकर कि हमारी कल्चर अच्छी है, हमारी लोग अच्छे हैं, हम बहुत ही समाज में सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हैं, हम अपने समाज में छोटों को आदर करते हैं, बड़ों को भी आदरणीय करते हैं। तो ये क्या है, कल्चर क्या है, आपकी कल्चर क्या है? तो कल्चर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, और कल्चर शब्द में, कल्चर वर्ड में मुख्य रूप से शामिल किसको किया जाता है, इन सभी आयामों को भी देखेंगे कि नहीं? तो देखेंगे। तो आइए, जो कल्चर होता है वो फिजिकल विजुअल एस्पेक्ट्स होता है। फिजिकल विजुअल प्लस इनविजुअल एस्पेक्ट होता है, मतलब भौतिक दृश्य प्लस अदृश्य, भौतिक दृश्य प्लस अदृश्य, यानी कुछ देखी हुई पहलुओं को भी शामिल किया जाता है, और कुछ ऐसा एस्पेक्ट्स होता है जिनके बारे में हमारी स्पष्ट जानकारी नहीं है बच्चों, उन चीजों को भी इसमें शामिल किया जाता है। जैसे में सोसाइटी मतलब समाज, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, पॉलिटी धर्म, नैतिकता, है कि नहीं? सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, लीगल, रिलीजन, एथिक्स, ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें जो है वो मूल रूप से दृश्य है, अदृश्य है, दोनों कॉन्सेप्टों को समझा जाता है। इसलिए मैं आपको यहां बताया भौतिक दृश्य प्लस अदृश्य, यानी कल्चर में कुछ हिस्सों में हम लोग भौतिक दृश्य को भी शामिल करते हैं और अदृश्य पहलुओं को भी शामिल करते हैं। जैसे मेरे अंदर नैतिकता है, क्या आपको पता चलेगा आपके अंदर नैतिकता है? क्या मैं आपको देख पाऊंगा? नहीं देख पाऊंगा। ये व्यवहार में उतरने पर पता चलता है कि ये व्यक्ति कितना नैतिक है, इसमें कितना मोरालिटी है, कितना इथिकल है।
कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज को आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना होगा दोस्तों। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ता हूं दोस्तों। विशेष तौर पर जो कल्चर में आप एग्जाम्पल में शामिल कर सकते हो वो वैदिक कल्चर और आर्यंस कल्चर। आपको पढ़ाने वाला हो कि वैदिक कल्चर क्या थे, आर्यंस, आर्य लोग किसे कहते थे, वैदिक जब समय था, वैदिक काल, वैदिक संस्कृति, तो उसमें क्या थे। मूल रूप से वैदिक जो संस्कृति थे बच्चों, उसमें रिटेन एविडेंस पाए गए हैं, उसमें रिटेन एविडेंस है, वहां पे चीजों को लिखी जाती थी, लिपि का अस्तित्व आ चुका था। इसी समय में आप देख रहे हैं कि ऋग, वेद आदि जैसे पुस्तकों का अनुकरण हो रहा है, आदि जैसे पुस्तकों का लिखा जा रहा है। तो आपको बताना होगा कि जो ऋग्वेद है ये एक कल्चर है, विशेष तौर पर बुक कम है, लेकिन ये जो ऋग्वेद है बुक के सहारे समाज को, सोसाइटी को यह बताने का प्रयास करता है कि वैदिक समाज किस तरह से एक समाज था, यहाँ पे एक इकोनॉमी चलती थी, वहाँ पे एक शासक होते थे, यानी कि वहाँ पे राजनीति होती थी, उसके साथ साथ वहाँ पे समाज बहुत सौहार्दपूर्ण रहते थे। ये सारी बातें ऋग्वेद में आपको मिलेंगी। क्लियर? तो जो ऋग्वेद है वो आर्यन कल्चर और वैदिक कल्चर के ही समकालीन रहे हैं, लिखे गए हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं? कल्चर का एक हिस्सा था वैदिक कल्चर, जिसको मैंने डिस्कस किया। आगे बढ़ता हूं दोस्तों। जब आगे बढ़ेंगे मित्रों तो आगे के क्रम में आपको यहाँ पे एक बात और स्पष्ट आएगी कि शॉर्ट में इसको समझ लीजिए। कल्चर इज ब्रॉडर एस्पेक्ट्स, यानी जो कल्चर है वो बहुत बड़े क्षेत्रों में बहुत बड़ी समाज की उपलब्धि होती है, जिसको मैंने लिख दिया यहाँ पे कि कल्चर इज अ ब्रॉडर एस्पेक्ट्स, यानी कल्चर एक बहुत बड़ी लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए उपलब्धि है, यानी बहुत बड़ी चीज है। लेकिन सिविलाइजेशन इज नैरो। क्या है? सिविलाइजेशन एक जगह में सिमट कर रह जाना, वहाँ की रीति रिवाज, परंपरा, मूल्य आदि को बनाए रखना ही अपना सिविलाइजेशन है। तब तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बहुत सिविलाइज्ड लोग हैं, बहुत अच्छे कुल के हैं, बहुत नैतिक लोग हैं। तो ये किसी विशेष क्षेत्रों में ही होता है, लेकिन कल्चर का प्रचार प्रसार पूरे देश में, पूरे समाज पर उसका प्रभाव होता है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। जब आगे बढ़ेंगे मित्रों तो हम ये देखेंगे कि हिस्ट्री का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन करने का आधार क्या होता है। तो जब तक हम हिस्ट्री को क्लासिफाई करके नहीं पढ़ेंगे तब तक उसके छोटे छोटे जो फ्यूचर है हमें समझ में नहीं आएगा। तो हिस्ट्री को मैंने इस तरह से बांटा है, उस तरह से आपको भी अपने नोटबुक में बनाने होंगे। जैसे इसका स्रोत, इतिहास को पढ़ने के लिए स्रोत क्या होते हैं, इसके साथ साथ जो रिलीजन है, जो धार्मिक प्रभुत्व, रिलीजियस डोमिनेंस किस तरह से रहा है उसके आधार पर। दूसरी बात कि शक्ति का संकेंद्रण के आधार पर। एक समय ऐसा आया था जिस समय शक्ति राजा के हाथ में होता था, ठीक, यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी शक्ति के संकेंद्रण के आधार पर हम इतिहास को बांटते हैं दोस्तों। तो आइए इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। स्रोत में दोस्तों कुछ हिस्टोरिकल स्रोत है जिसके बारे में आपको जानना है। हिस्टोरिकल स्रोत यानी ऐतिहासिक एविडेंस, ऐतिहासिक साक्ष्य। इसमें बर्तन, पोएट्री, हथियार, आर्म्स, सिक्के, कॉइन्स, अभिलेख, ये सारे जो है रिटन एविडेंस है। बर्तन पर लिखे जाते थे तो ये रिटन एविडेंस है। उसी के साथ हथियार रिटन एविडेंस है, रिटेन स्रोत है। उसी के तरह सिक्के यह एक स्रोत है। अभिलेख, अशोक का अभिलेख क्या कहता है, चूनागढ़ी अभिलेख क्या कहता है, इन सब पर बात करेंगे हम लोग। उसके बाद बिल्डिंग यानी कि कंस्ट्रक्शन, ये सब क्या है, स्रोत है।
बिल्डिंग में आप विशेष तौर पर आईजीसी ले सकते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसकी बिल्डिंग की भव्यता आप लोग को पता होगा कि किस तरह से। तो क्या यह एक स्रोत है कि नहीं इतिहास को जानने के लिए? आज भी मोहनजोदड़ो चूंकि सबसे बड़ा नगर था सिंधु घाटी सभ्यता में, उसका अंदाजा हम तभी लगा पाते हैं जब वहां की जो बनी हुई अवस्थाएं हैं, वहां के जो कलाकृतियां हैं, वहां के जो इमारतें हैं, उसी आधार पर हम बताते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है इतना बड़ा क्षेत्र में रहा होगा। उसका कोई लिखित साक्ष्य तो है नहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो, ऐसा है नहीं। फिर भी हम लोग कहते हैं क्योंकि हिस्टोरियन ने जब उसकी जांच की, जब उसकी समीक्षा की, इन्वेस्टिगेशन किया, तो उसमें पाया गया कि जो मोहनजोदड़ो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे भव्य इमारतों में से एक था। कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारे दोस्तों इतिहास को जानने के लिए स्रोत है। बर्तन, हथियार, सिक्के, अभिलेख, बिल्डिंग आदि आदि। इसी में एक स्रोत और आता है दोस्तों, उसका नाम है साहित्य यानी कि लिटरेचर। लेकिन आपको ज्ञात होगा कि कोई भी लिटरेचर कब लिखी जाती है? जब स्क्रिप्ट आ जाती है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के समय स्क्रिप्ट तो था, लिखा भी गया है, लेकिन पढ़ा नहीं गया है। और यदि उससे लिटरेचर को जिसमें अपने भाषा शैली में लिखा गया है उसे पढ़ा नहीं जाएगा, तब हम उसे क्या बोलेंगे? आप पठनीय। लिपि तो है लेकिन लिपि आप पठनीय है, पठनीय है। कोई दिक्कत? यानी नॉट रीडेबल। दोस्तों मैंने बहुत सारी चीजें हैं जो आपको डिस्कस कर दिया। अब हम लोग जो नेक्स्ट कक्षा है, जो नेक्स्ट क्लास है, वो यहीं से मैं एक बैकग्राउंड बनाते हुए शुरुआत करूंगा और मुलाकात होगी हमारी अगली क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।